नमस्ते, वेलकम टू आर्ट ऑफ सोशोलॉजी। आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 का ओवरव्यू लेंगे जिसका नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड्स। ये जो यूनिट है वो दो रीजंस की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि जितने भी हम थिंकर्स पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट में, उनके वर्क्स को समझने का, उनके कामों को समझने का बहुत अच्छा बेसिस प्रोवाइड करती है। हमें समझ आता है कि उन्होंने डेटा कैसे कलेक्ट किया होगा, उसको कैसे एनालाइज किया होगा और उसको कैसे इंटरप्रिटेट किया होगा। और दूसरा ये कि जो भी हमारी नेचुरल साइंस की रिसर्च होती है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सोशल साइंस रिसर्च। अब जो नेचुरल साइंस में रिसर्च करते हैं हम, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ क्या होता है, हमारे पास लैब होती है। लेबोरेटरी में जाके हमें जो भी चीज़ पढ़नी होती है हम उस पर स्टडी कर सकते हैं इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। पर सोशल साइंस में हम लोगों को पढ़ते हैं और लोगों के अपने थॉट्स होते हैं, थिंकिंग प्रोसेस होती है, वो क्या दिखा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मुश्किल हो जाता है टू क्वान्टिफाई इनटैंजिबल थिंग्स, जैसे कि फीलिंग्स हो गई, मैं कितनी खुश हूँ, 50 kg खुश हूँ, 60 kg खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये भी सबके अपने अपने समझ है कि कोई किसी चीज़ की वजह से खुश हो सकता है। कोई दूर से मुझे देखेगा तो वो सोच सकता है कि शायद आज रिजल्ट आया होगा, इस वजह से खुश है। कोई सोच सकता है कि इसकी लॉटरी लग गई। तो ये काफ़ी चीज़ें सब्जेक्टिव हो जाती हैं। जब हम ये यूनिट पढ़ लेंगे तो हम एंड में ये रियलाइज़ करेंगे कि हमें काफ़ी हद तक समझ आ गया है कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में रिसर्च कितनी डिफरेंट होती है। हालांकि आज के टाइम में बहुत सी ऐसी रिसर्च हो रही हैं जहाँ पे दे ट्राइंग टू क्वान्टिफाई ये जो भी इंटैंजिबल थिंग्स हैं, जैसे हैप्पीनेस हो गई, इनके मीटर्स बना दिए हैं। पर स्टिल देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो कि ये सब यूनिवर्सलाइज हो। इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ ये सोशल साइंस में रिसर्च करनी पड़ती है कि कहीं हमारा बायस तो नहीं आ रहा बीच में। क्या हम किसी चीज़ को लेके अगर हमने स्टीरियोटाइप कर रखा है, क्या हम वो तो नहीं ला रहे अपनी रिसर्च के बीच में। यही सब कैसे हटाना है और अपनी रिसर्च को कैसे एक अच्छी शेप देनी है जिससे हम सब्सटैंशियल रिजल्ट्स ला सकें, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। ये जो यूनिट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला, कंसेप्चुलाइजिंग सोशल रियलिटी। जो भी हमारे सामने हो रहा है उसको कंसेप्ट की फॉर्म में कैसे हम प्रेजेंट करें, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। इसमें आता है फिलॉसफी ऑफ साइंस। अब आप सोच रहे होंगे कि फिलॉसफी ऑफ साइंस यहाँ क्यों पढ़ते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, पीएचडी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। कोई भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो, आपको डिग्री यही मिलती है। क्योंकि फिलॉसफी क्या होता है? फिलॉसफी होता है किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से गहराई में समझना। तो आप मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रहे हो, किसी भी चीज़ में पीएचडी कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग अ फिलॉसफी। आप अपने सब्जेक्ट को गहराई से समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा साइंटिफिक मेथड एंड एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस। इसको पढ़कर आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा कि जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च होती है और जो सोशल साइंस में रिसर्च होती है वो कैसे डिफरेंट होती है। हार्मेनेटिक ट्रेडिशंस, कैसे हम किसी चीज़ को गहराई से समझते हैं। तो ये कहाँ से आया कि हमारे लॉजिक के बारे में किसने बताया, रैशनैलिटी के बारे में हमें किसने बताया, और कैसे ये चीज़ें हमारे रिसर्च डिस्कोर्स में आई। ऑब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी इन सोशल साइंस, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिसर्च, कि जो हम अपनी रिसर्च है उसमें उसे हम एथिकल होके करें, प्रॉफिट के लिए हम गलत रिजल्ट्स ना दें। ये सब हम यहाँ कवर करते हैं। सेकेंड पार्ट आता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन। कोई भी आप प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएं और आप उसकी फंडिंग चाहते हो, ग्रांट चाहते हो, तो क्या होता है, आपको रिसर्च डिज़ाइन बना के देना पड़ता है। ये टेंटेटिव होता है जिसमें आप बताते हो कि आप अपनी रिसर्च कैसे कंडक्ट करोगे, कैसे डेटा कलेक्ट करोगे और कौन से मेथड्स अप्लाई करोगे। जितना अच्छा हमारा रिसर्च डिज़ाइन होता है उतनी ही अच्छी हमारी रिसर्च होने के चांसेस रहते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं रीडिंग सोशल साइंस रिसर्च, डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स, इंडक्शन एंड डिडक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट, कंसेप्ट एंड थ्योरी, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स। हालांकि ये थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पर हमें इन्हें अप्लाई करना भी आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक रिसर्च प्रपोजल लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स एक रिसर्च प्रपोजल के लिखे जाने में यूज़ होते हैं। फिर आता है आपका थर्ड पार्ट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। ये नाम से ही पता चल रहा है, सच मेथड्स डील विद नंबर्स। जैसे अभी
मैं क्लास में कितने बच्चे हैं उन पे रिसर्च करूँ तो किसी क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, 28 स्टूडेंट्स हैं। जब इस टाइप का डेटा होता है हम उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। मैं कितनी खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो वेरी हैप्पी, नॉट सो हैप्पी। जब इस टाइप का हमें डेटा मिलता है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। और जो मेथड्स एम्प्लॉय करते हैं वो यहाँ हम पढ़ते हैं। ये हैं 4 मेथड्स: एथनोग्राफी, सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड और कंपैरेटिव मेथड। कौन से थिंकर ने कौन सा मेथड अप्लाई किया था अपनी स्टडी करने के लिए, वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स में पढ़ते हैं अच्छे से। फिर आता है हमारा 4th पार्ट, रिसर्च टेक्निक। रिसर्च के लिए हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको इंटरप्रिटेट करते हैं और एनालिसिस करते हैं और उसको फाइनली हम रिपोर्ट के फॉर्म में सबमिट करते हैं। तो ये सब हम कैसे करते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। डायरेक्टली 7 क्वेश्चंस आए थे इस यूनिट से। 3 तो थिंकर्स से ही रिलेटेड थे, जैसे एम.एन. श्रीनिवास हो गया, सी राइट मिल्स हो गए और एम.एन. श्रीनिवास की बुक के बारे में आया था। और जो हमने कॉन्सेप्ट्स देखे जैसे कि इन्फॉर्मेंट हो गया, रिफ्लेक्सिविटी हो गया, वो डायरेक्टली यहाँ पूछे गए थे। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थे, पर हाँ कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। इस यूनिट को अप्रोच कैसे करेंगे उसके बारे में ये 4 पॉइंट्स हैं कि बुक्स एंड ऑथर्स जो हैं वो आप टैबुलेट करना शुरू करें। जब भी आप कोई थिंकर पढ़ें और उनसे रिलेटेड कोई बुक आपको मिलती है तो आप उसका नाम लिख लें। और जो काफ़ी फेमस बुक्स हैं उनके बारे में और पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि विकिपीडिया पेज, अगर आप किसी भी थिंकर को कवर करना चाहते हैं तो विकिपीडिया पेज पे जाएं और पढ़ें। तो जो भी इंटरेस्टिंग सी अलग सी चीज़ होती है जो कि हमारी कन्वेंशनल रीडिंग मटेरियल में हमें नहीं मिलता, वो हमें यहाँ मिल जाता है। और ये चीज़ें रिटेन करनी आसान होती हैं बिकॉज जब मोर लाइक स्टोरी, कहानी की तरह होती है, इंटरेस्टिंग होती है, इसलिए याद भी रह जाता है। तो जितना हुए उतना विकिपीडिया पेज को एक बार पढ़ें, स्पेशली फॉर थिंकर्स दैट आर मेंशन्ड इन सिलेबस। उसके बाद तीसरा ये कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको रटना नहीं है कि हाइपोथेसिस क्या होती है, रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, कि इसको हम वर्ड बाय वर्ड इसकी डेफिनेशन हमें याद हो। हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव एग्जाम। सब्जेक्टिव एग्जाम्स जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह हो गया, थोड़ी बहुत अच्छी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, पर तब भी रटना नहीं है। इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। फिर आता है कि इस 4th यूनिट में हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं गेट में, बट स्टिल अगर आप अपना ये जो यूनिट 2 है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बेसिक्स या जो फंडामेंटल्स हैं स्टैटिक्स के, वो आपको थोड़े अच्छे से आने चाहिए। तो यही था इस यूनिट के बारे में बताने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है, छोटी भी है और जल्दी कवर भी हो जाती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।